अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की जो विषय वस्तु है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जन्म कुंडली में शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से लाभ कैसे देखें। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने ग्रुप की कक्षाओं में पढ़ा है कि पंचम भाव से शेयर, लॉटरी, सट्टा का भाव है। पंचम भाव शेयर, लॉटरी, सट्टा का भाव है क्योंकि यह पुरुषार्थ वाली भाव नहीं है। पुरुषार्थ वाला भाव दशम है। दशम से नवम का भाव पुरुषार्थ का है। यह पांचवा भाव जो है, यह भाग्य भाव का भाग्य भाव है। तो वैसा आय जो हमारे पुरुषार्थ से नहीं, जो हमारे भाग्य से आने वाला है, उसी को आकस्मिक धन कहते हैं। इसके प्रतिरूप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि हो सकते हैं और है भी। इस भाव में राहु केतु इस भाव में राहु या केतु का होना आकस्मिकता प्रदान करता है। यदि केतु देव है तो राहु की दृष्टि पड़ती है। यदि राहु है तो राहु है ही। आकस्मिक धन के कारक राहु देव होते हैं। अगर इन सबों से पंचम भाव के स्वामी एवं बुध का समन्वय हो जाए, सहभागिता हो जाए, तो और उत्तम होती है। अब हम लोग चलते हैं आज की कक्षा के अध्ययन के सिलसिले तौर पर कि हम लोगों को एक एक कड़ी क्या क्या हम लोगों को क्रमबद्ध तरीके से ध्यान रखना चाहिए एवं समझना चाहिए, और फलादेश के वक्त हम लोग किन किन तरीकों का इस्तेमाल कर सके। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों को यह ज्ञात हो गया कि आकस्मिक धन के लिए पंचम भाव को देखा जाता है। तो पंचम भाव के स्वामी, दूसरा पंचमेश, तीसरा बैठे हुए ग्रह या पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह, यानी कह सकते हैं पंचमस्त ग्रह। पंचमस्त ग्रह, जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ क्षण पहले जो चर्चा किया है कि राहु आकस्मिकता के कारक हैं, तो राहु को भी लिया जाना चाहिए। बुध देव गणित के कारक हैं और शेयर, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में बहुत गणित करने की भी आवश्यकता पड़ती है, अंकों को देखना होता है। इसलिए बुध एवं गहन पूर्वक बहुत से विषय वस्तुओं को समझने की शक्ति, जब तक हम बहुत से विषय वस्तुओं को नहीं समझेंगे और उसका तालमेल नहीं मिलाएंगे, तो शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में नुकसान होने की संभावनाओं में बल मिल जाता है। तो इसके लिए देवगुरु बृहस्पति, साथ ही मन बलवान न हो, मन बलवान न हो तो फिर हमारा आत्मा ही कबूल नहीं करेगा, मन ही नहीं कबूल करेगा कि मैं शेयर बाजार में अपने पैसे लगाऊं या सट्टा लॉटरी में पैसे लगाऊं। अगर मन कमजोर है तो इच्छा करेगा नहीं है। इसलिए चंद्रमा को भी देखना चाहिए। इसके साथ ही केवल बात इतना ही से नहीं रुकता।
जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ क्षण पहले चर्चा किया है कि जन्म कुंडली में शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि देखने के लिए पंचम भाव ऐसा भाव, जो ऐसा धन, ऐसा आय जो हमारे पुरुषार्थ से नहीं बल्कि भाग्य से मिलते हैं। अच्छा, पुरुषार्थ वाला धन कौन सा होता है और भाग्य वाला धन कौन सा होता है, इतना तो अंतर आप लोग समझते हैं। जैसे नौकरी हुआ, व्यवसाय हुआ, जी बिजनेस हुआ, व्यापार हुआ, ये सभी पुरुषार्थ वाले धन है ना। जी जी। जी गुरु जी। जैसे मैं ही अभी यहाँ पर कक्षा का संचालन कर रहा हूँ, आप लोग हमें गुरु दक्षिणा देते हैं। भले दक्षिणा को आय के श्रेणी में नहीं रखा जाता, परंतु है तो आय ही, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जी तो यह क्या है, यह आय पुरुषार्थ के द्वारा है। हमने भी, हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, या हमने जो अध्ययन किया है, या हमारे गुरुजनों से जो हमें शिक्षा मिली है, आशीर्वाद मिली है, वह चीज हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो इसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है। लेकिन वैसे लॉटरी बाजार, सट्टा, इसमें क्या होता है, इसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती गुरु जी, मेहनत इसमें की। पुरुषार्थ भाग्य की भी है, चाहिए। क्योंकि कंपनियों वगैरह के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, और लेकिन नहीं मुनीष भाग्य जी, अब का तो सब कुछ, ज्यादा अब अधिक है। कुछ सब कुछ मिल जाता है मुनीष जी। अब तो 5,000 रुपये तो साल के रोज के शेयर आते हैं, रोज बताते हैं, उसमें मेहनत नहीं, मेहनत की जरूरत बताते नहीं तो है अब। हैं, लेकिन फिर भी उसमें काफी कुछ सीखना तो पड़ता है ना, कि कंपनी कैसा काम करेगी आगे, क्या इसका नहीं नहीं वो है नहीं सब नहीं मुनीष प्रोसेस। जी, अगर तो अपना दिमाग लगाना है तो सीखना पड़ता है, नहीं तो रोज आते तो हैं। मैं वही अच्छा, कह तो रहा हूँ ना, दिमाग दिमाग लगाने भी के तो। लिए हाँ, यही दिमाग ही तो की बात आ गई ना। यही यही दिमाग लगाने के लिए तो हमने बुद्धदेव को रख लिया यहाँ पे। जी हमने जी। नहीं रखा हमारे गुरुजनों का, राहु एवं बुद्धदेव इसी के लिए तो है गुरुदेव। हाँ जी, बिल्कुल वही तो, दिमाग भी चाहिए। तो यह पुरुषार्थ से नहीं, भाग्य से होता है। हाँ इसलिए हाँ। नवम भाव को अवश्य देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए, भाग्य भाव या नवम भाव, दोनों एक ही चीज है। तो पांचवा क्या हो गया, पांचवा भाग्य, भाग्य यानी भाग्य भाव का स्वरूप। इन सभी चीजों को हम सबों को देखना होगा। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई। जी गुरु जी। जी गुरु जी। अब क्या, जो सूत्र बनने वाले हैं, जिस प्रकार से कुंडली का फलादेश किया जाता है, अब उसी के सहारे फलादेश करेंगे हम लोग कि क्या इस कुंडली में शेयर मार्केट के योग हैं या नहीं है। तो सबसे पहली बात, पंचम भाव का स्वामी मजबूत हो। पंचम भाव का स्वामी मजबूत। मजबूत हो। मजबूत हो। तो इस उदाहरण कुंडली में पंचम भाव में 7 नंबर की राशि लिखी गई है। 7 नंबर की राशि कुंडली के 12वें भाव में है, लेकिन मजबूत अवस्था में है। और शुभाग्रह से दृष्ट है, यानी कि पंचमेश गुरु से दृष्ट है। पंचमेश की स्थिति अच्छी हो गई, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हुए शुक्रदेव राजयोग भी प्रदान करते हैं, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। जी गुरु जी। तो अगर दूसरे कोई ग्रह पंचमेश होते तो कुंडली के 8वें भाव, कुंडली के 12वें भाव में हो जाना एवं अपने भाव से भी 8वें होना, यह नुकसानदायक स्थितियां हो सकती है। परंतु 8वें भाव से भी आकस्मिक धन का विचार किया जाता है, इसलिए पंचम से अष्टम होने का दोष थोड़ा कम हो गया। दूसरी नंबर वाली बात, शुक्र देव ही है, 12वें भाव में मजबूत होकर के हैं, केंद्र भाव के स्वामी से दृष्ट है। जब त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र भाव के स्वामी से दृष्ट हो जाता है, तो उसके फलों में वृद्धि। वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। परंतु यहाँ पर देखा जाए कि देखने वाला ग्रह कैसा है। देखने वाला ग्रह नीच क्या है,
लेकिन हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि जब भी कोई ग्रह नीच का होकर के बकरी हो तो ऊंच के जैसा फल देता है। तो यह ऊंच के गुरु का दृष्टि हो गया। ये हो गया ना कि पंचमेश नीच का ना हो, पंचमेश की स्थिति खराब ना हो। एक पॉइंट हुआ ये। जी जी गुरु। दूसरा, एक पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा किया, दूसरे पॉइंट पर आइए। पंचमेश की युति किसी ऐसे ग्रह से ना हो जो नीच के हों। अब मान लिया जाए कि यहीं पे है, तो 2 नंबर राशि में तो खैर कोई ग्रह नीच के होते नहीं है, चंद्रमा होता है तो भी उच्च का होता है। अगर यहीं पे पंचमेश अगर यहाँ पर बैठ जाते और साथ में बुध देव नीच के हो गए, नीच के ग्रह के साथ में हो गए, यानी कि पंचमेश नीच के ग्रह के साथ न हो। तो इस उदाहरण कुंडली में पंचमेश नीच के ग्रह के साथ नहीं है। और भी देखें, पंचमेश नीच का ना हो, पंचमेश नीच का ना हो, पंचमेश नीच के ग्रह के साथ ना हो, पंचमेश स्वगृही या उच्च का हो, तो इस उदाहरण कुंडली में पंचमेश अपने घर का में है। तीसरा, चौथे सूत्र पर हम लोग चलते हैं। पंचमस्त ग्रह, पंचमस्त ग्रह अच्छे स्थिति में हो। अब यहां पर देखा जाए पंचम भाव में जो केतु देव बैठे हुए हैं, ये तुला राशि में है। केतु देव शुक्र को मित्र मानते हैं, इनकी स्थिति ठीक है। राहु भी शुक्र को मित्र मानता है, तो यहां पर राहु की दृष्टि भी अच्छी हो गई। शनिदेव यहां उच्च के हैं, लेकिन वक्री स्थिति में होने के कारण नीच के जैसे हो गए। भाव खराब हुआ या नहीं हुआ? हो गया गुरु जी। अभी तक जितना हम लोगों ने चर्चा किया, उस चर्चा के आधार पर समस्याएं कौन कौन सी आ गई, समस्याओं को चयन करते हुए उपाय पर भी चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए। शनिदेव से आ गए गुरु जी। शनि से नहीं होते। शनि से आ गई। उच्च क्या शनि होना अच्छा है, लेकिन ये बकरी है इसलिए नीच के फल दे दिए। इनकी नीच की दृष्टि भी यहां पड़ रही है, आय और खराब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पंचमेश खराब हो और पंचमस्थ ग्रह भी खराब हो, तो वैसे व्यक्ति को सुझाव देना चाहिए कि आप शेयर लॉटरी इत्यादि का काम ना करें। तो यहाँ पर तो शुक्रदेव पंचमेश अच्छे हो गए, पंचमस्थ ग्रह ही केवल खराब है। बुध देव का प्रभाव पंचम भाव या पंचमेश से होना चाहिए। बुध का संबंध पंचम भाव या पंचमेश से होना चाहिए। यदि होता है तो आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है। इस उदाहरण कुंडली में वैसी स्थिति नहीं बन रही है। बुध देव कर्क राशि में है, बुध देव की दृष्टि यहां पड़ रही है। बुध देव पंचम भाव को भी नहीं देख रहे हैं, पंचम भाव के स्वामी को भी नहीं देख रहे हैं, तो बुध का संबंध नहीं बना। इसको कठिन कीजिए। अब आते हैं छठे नंबर पर। पंचमेश या पंचम भाव पर राहु या केतु का संबंध हो तो आकस्मिक धन लाभ मिलते हैं। एक तो बुध की कटिंग हो गई, दूसरा शनि का कटिंग हुआ। छठे में पंचम भाव या पंचमेश पर राहु या केतु का संबंध बने, तो जब केतु है तो राहु की दृष्टि है ही। बात तो वही हो जाती है ना, जी केतु हो या राहु हो, दोनों तो एक दूसरे से साथ में रहते हैं।
जी। जी गुरुजी। तो यह छठा सूत्र लगा। और सातवें चलते हैं। चंद्रमा मन, विश्वास, मन की स्थिरता एवं केतु एवं चंद्रमा का सानिध्यता पूर्वानुमान लगाने का काम करता है। केतु एवं चंद्रमा का शुभ संबंध हो जाए तो, और चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति पूर्वानुमान काफी लगा लेता है। अब यहाँ पर राहु एवं चंद्रमा की युति है, 11वें भाव में है। तो राहु देव 11वें भाव में राजयोग प्रदान करते हैं। 11वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह का अच्छा काम करते हैं। तो बात जब आप पंचम भाव पर इनकी दृष्टि भी है, आकस्मिक धन लाभ की बात है, तो जहां पर धन लाभ की बात आएगी तो वहां पे राहु चंद्रमा की मदद कर देंगे, क्योंकि राहु के द्वारा राजयोग बन रहा है, न कि चंद्रमा के द्वारा। किसके द्वारा राजयोग बन रहा है, राहु के द्वारा या चंद्रमा के द्वारा? राहु के द्वारा। राहु के द्वारा। तो उस राजयोग में मन का सहयोग होगा तभी तो राजयोग मिलेगा ना। जी गुरु। और पापाग्रह ऐसे होते हैं कि यदि उनके मन लायक काम कीजिए तो आपको वो गले लगा लेते हैं। जी। अब दूसरे विषय वस्तु के प्रश्न होंगे तो वहां पर चंद्रमा एवं राहु की जो युति है, यह ग्रहण योग का काम करेगा, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ आकस्मिक धन लाभ के लिए अच्छी बात है। अंशात्मक मान में भी सानिध्यता है। कहने का मतलब चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो मन में विश्वास वगैरह बढ़ता है। केतु का भी संबंध हुआ। तो यहाँ पर यह स्थितियां अच्छी भी है, बुरी भी है। राहु तो राहु है, आकस्मिक जो है मन में फेर बदल करता है, इसलिए थोड़ा चंद्रमा को भी मजबूत किया जाना। चलिए। गुरुजी आपने एक सूत्र ये भी पढ़ाया था कि जिसकी कुंडली में मतलब चंद्रमा और राहु की युति बनती है, वो आदमी थोड़ा आगे की ज्यादा सोच लेता है। हाँ, आगे की ज्यादा सोचता है। हाँ, मतलब उसको आगे पता लग जाता है कि हाँ, मतलब मेरे साथ आगे ऐसा होने वाला है, जिसकी हाँ, कुंडली में चंद्रमा राहु की युति बनती है। हाँ, तो चंद्रमा पूर्वानुमान राहु। हो गया। हाँ, तो वही चंद्रमा राहु की युति बनी तो केतु से भी दृष्ट हो गया ना। जी जी। गुरुजी। मोक्ष के कारक केतु है ना। जी तो जी। आप इसको यह भी कह सकते हैं कि अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो तो यहाँ चंद्रमा मंगल की राशि में है, अच्छी स्थिति में है और केतु से दृष्ट है, तो पूर्वानुमान की बातें आ गई। ये राहु के कारण नहीं हो रहा है, केतु के कारण हो। हम्म, लेकिन यह तो केतु की दृष्टि तब पड़ेगी जब राहु से युक्त होगा, तो यह ज्यादा फल यहीं पे मिलेगा राहु से युति के कारण ही, क्योंकि आकस्मिक सुख तो राहु देता है ना। तो जी गुरुजी। आकस्मिक सोच के साथ में चंद्रमा, ऊपर से केतु की दृष्टि, हो गया पूर्वानुमान। हुआ या नहीं हुआ? हुआ गुरु। जी। अब इसके बाद में चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक हैं, इनका नीच का होना अच्छा बात नहीं है, यह नुकसान करता है। परंतु इस उदाहरण कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के द्वारा नीच भंग राजयोग भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा से दशम हो गए। चंद्रमा से केंद्र में होना नीच भंग करता है। एक दूसरे में यह बकरी भी है नीच होकर के, तो नीच भंग हुआ। नवमास में भी गुरुजी उठ चुके हैं। नवमांस में भी देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं और उच्च होगा, या धन तो और काफी देने वाले हैं। तो यहाँ धनदायक स्थिति देवगुरु बृहस्पति की है, और इन्हीं धनदायक दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव के स्वामी पर भी है। यह अच्छा स्थिति है। केंद्र भाव के स्वामी के साथ या धन भाव के स्वामी के साथ राहु धन भाव या केंद्र भाव में कहीं हो, आकस्मिक धन लाभ देते हैं। क्या इस कुंडली में ऐसी योग है? यानी कि राहु देव के जो राजयोग कहे गए हैं, उन सभी राजयोगों को हम लोगों को लगाने चाहिए। यह बतलाया गया है कि राहु यदि केंद्र में हो और त्रिकोण भाव के स्वामी से युक्त हो,
यहाँ त्रिकोण में शनि है तो शनि के साथ युति, या पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव है, शुक्र से युत, यानी कि केंद्र में होकर पंचम या नवम भाव के स्वामी से युत हो तो राजयोग दे देंगे। एक त्रिकोण भाव में हो, अगर यही राहुदेव त्रिकोण में हो गए तो केंद्र भाव यहाँ 3, 6, 9, 12 बुध या गुरु से युक्त हो जाए तो भी आकस्मिक धन लाभ देते हैं, यह वाली बात है। दूसरा कि राहुदेव धन योग में प्रयुक्त भावों के स्वामी के साथ धनदायी भाव में हो तो राजयोग का निर्माण होता है, यानी कि आकस्मिक धन लाभ का निर्माण होता है। अब इस कुंडली में देखा जाए धन भाव में देवगुरु, ऐसे धन भाव में बुधदेव बैठे हुए हैं, धन भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि धनेश लाभ भाव में राहु के साथ बैठा है, अपने से 10वें भाव में चाहे अपने से 4थे भाव में। तो धन भाव के स्वामी के साथ राहु का लाभ भाव में बैठना एवं यह लाभ भाव में राहु देव वैसे राजयोग प्रदान करते हैं, तो एकादशेश का द्वितीयेश का 11वें भाव में बैठना, क्या यह आकस्मिक धन लाभ में बल देता है या नहीं देता है? देता है गुरुजी। ठीक हो गया। इसके बाद में भाव शुभ कर तरी में हो, तो अब यहां पर देखा जाए यहां भी शुभाग्रह नहीं, यहां भी शुभाग्रह, तो चौथे भाव पर किसकी दृष्टि? मंगल की दृष्टि। छठे भाव पर किसकी दृष्टि? शुक्र की है। और किसी की है? नहीं गुरुजी। नहीं है। नहीं। तो यह जो है पंचम भाव शुभ कर्तरी नहीं है तो पाप कर्तरी भी नहीं है, सामान्य सी बात है, यह सामान्य सी बात है। पंचमेश किस कर्तरी में है? तो पंचमेश को आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह पाप कर्तरी में है, परंतु हम लोगों को समझना होगा कि वास्तविक पाप कर्तरी है या नहीं। क्या आप ही लोग बोले क्या पंचमेश पाप कर्तरी में है या नहीं? नहीं गुरुजी, मित्र ग्रह ही हैं दोनों तरफ। तो यह नियम है, गुरुजनों का कहना है कि जब जिस प्रश्न के बारे में चर्चा की जा रही हो उस प्रश्न से संबंधित कोई भी योग भाव के अगल बगल में बन रहा हो तो उस प्रश्न के निमित्त वे ग्रह लोग यदि वह पापग्रह से ही योग बनता है तो उस भाव को पाप कर्तरी में नहीं डालते, अन्य प्रश्नों के लिए डाल देंगे। अब यदि यही सज्जा सुख की प्रश्न की जाए कि 12वें भाव से सज्जा सुख देखा जाता है, देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? जी गुरुजी। तो सूर्य मंगल एक तरफ, राहु एक तरफ से जय सुख में बाधा हुआ, कुछ तो होगा बाधा, क्योंकि भाव पाप कर्तरी में गया। लेकिन बात यह धन के लिए है, आकस्मिक धन लाभ के लिए है, और आकस्मिक धन लाभ के लिए योग भी बन रहा है 11वें भाव में। तो क्या जिसके द्वारा योग बन रहा है वही नुकसान करेगा क्या? नहीं करेगा गुरुजी। नहीं करेगा। इस बातों को हम सबों को समझना चाहिए कि कौन से योग कब कुंडली में लगते हैं, कब नहीं लगते। बुध देव मजबूत हो, बुध देव मजबूत हो, तो इस कुंडली में देखा जाए बुध देव मजबूत है, चंद्रमा की राशि में है, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, चंद्रमा बुध को मित्र मानता है, तो जिसके घर में है वह तो नहीं फटकार रहा ना, और नवमांश में भी अपने मित्र की राशि में है, बुध शनि में मित्रता भी है, और यह तत्कालिक मित्रता भी है। इस कुंडली में बुधदेव की स्थिति अच्छी है। इसमें गुरुजी फिर शनिदेव के उपाय करने होंगे ना कुंडली में? हाँ जी, अभी आगे बढ़ने दीजिए। पंचम भाव में चंद्रमा हो, पंचम भाव में ही चंद्रमा हो, या 11वें भाव में चंद्रमा हो। चंद्रमा मन है भाई, शेयर के लिए लॉटरी के लिए मन करेगा तब ना, तो पंचम भाव में है तब भी ठीक है, या 11वें भाव में है तो पंचम भाव को देख लेगा। तो कम से कम
इन स्थितियों में चंद्रमा अच्छे स्थिति में हो, अगर चंद्रमा यहाँ देख रहा है तो वह किस राशि को देख रहा है, किस ग्रह को देख रहा है, किस भाव से देख रहा है। तो क्या नीच की राशि तो नहीं है? तो नहीं है, चंद्रमा की नीच की राशि नहीं है, चंद्रमा स्वयं मंगल के घर में है। ठीक है। और शुक्र की राशि को देख रहा है जो चंद्रमा से दूसरे भाव में है और धन के लोलुप ग्रह हैं। शुक्रदेव को धन का लोलुप कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? कहा जाता है गुरुजी। जी। तो उन्हीं की राशि को देख रहा है, तो मन में तो व्यक्ति के आकस्मिक धन के लिए भावनाएं जागृत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि साथ में राहु ही। तो कहने का मतलब पंचम भाव में चंद्रमा हो, उस पर राहु की दृष्टि हो, साथ में शुक्र की दृष्टि हो, या शुक्र से संबंध बन जाए किसी भी प्रकार से, तो आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है। तो इस कुंडली में तो बन रहा है। यहाँ पर अभी तक तो एक ही दो बातें समस्याएं आई कि शनिदेव के उपाय करने चाहिए। इसके बाद में कुंडली में कोई भी धन योग बन रहा हो, कुंडली में ही धन योग बन रहा। ये अब देखा जाए, धन योग के काफी सूत्र हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या कोई धन योग बन रहा है इस कुंडली में? आप लोग देखें। कोई भी धन योग अरे धन भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाना धन योग नहीं हुआ? हुआ। 11वें भाव लाभ भाव का स्वामी केंद्र में लग्न में बैठना धन योग नहीं हुआ? हुआ गुरु। ये तो खैर छठे 8वें के स्वामी है, तो स्वास्थ्य के लिए हानि वानी करेंगे या झगड़ा लड़ाई के लिए दूसरा करेंगे, आय के लिए तो ठीक ठाक है। कुछ तो बन रहा है, हल्का सा ही बने। जो भी हल्का सा धन योग का सूत्र बनता है उसमें पंचमेश का या पंचम भाव का योगदान हो जाए। अब यही जो धन योग बना, तो क्या यहीं पे कह लिए तो क्या लग्न या 11वें भाव में पंचम या पंचमेश का कोई योगदान है? नहीं है ना। शुक्र किसी नहीं। को नहीं देख रहा, शुक्र किसी के साथ में नहीं है। ये दोनों में से कोई पंचम भाव में अवस्थित नहीं है। पंचम भाव को देखना अलग बात है, लेकिन पंचम भाव के स्वामी देखेगा इसे तब तो। पंचम भाव के बैठे हुए अवस्थित ग्रह की दृष्टियों से कोई प्रभाव फर्क नहीं पड़ता। पंचम या पंचम भाव के स्वामी से संबंध हो तब। इसके बाद में एक और भी देख लेते हैं। ये जितने ग्रह की हम लोगों ने चर्चा किया, पंचम पंचमेश, पंचमेश कौन हो गए? शुक्रदेव। शुक्रदेव। पंचम पंचम पंचमस्त ग्रह शनिदेव। इसके बाद में राहु बुध गुरु चंद्रमा। राहु बुध गुरु चंद्रमा, भाग्य भाव का स्वामी शनि। तो शनि यहां हम लोगों ने लिख लिया है। अब इन पांचों ग्रहों को हम लोगों को नवमांश कुंडली में देखना चाहिए। बुधदेव कहाँ है? यहाँ 10 नंबर की राशि में है। यहाँ आया। तो गुरुदेव कहाँ है? 4 नंबर की राशि में आ गए, यहाँ है। शुक्रदेव कहाँ है?
शुक्रदेव 1 नंबर की राशि में है जो यहाँ पर है। इसके बाद में शनि देव की बात करें, शनि देव 3 नंबर की राशि में है जो लग्न में है। राहु देव 7 नंबर की राशि में है जो यहाँ पर है। चंद्रमा कहाँ है? तो चंद्रमा 6 नंबर की राशि में है जो चौथे भाव में है। नियम यह कहता है, हमारे गुरुजन यह कहते हैं कि नवमांश में इन संबंधित ग्रहों को देखें कि वह किस राशि में है, और वह जिस राशि में है वह राशि लग्न कुंडली के शुभ भाव या आय धन योग से संबंधित भाव में यदि है तो आकस्मिक धन लाभ बनता है। इस सूत्र के सहारे आप लोग क्या कहेंगे? इसमें बन रहा है गुरुजी सभी का। केवल एक देवगुरु बृहस्पति नहीं, बुध देव ही खराब हो रहे हैं एवं शनि देव खराब हो रहे हैं। यदि बुध एवं शनि की उपाय किया जाए तो लाभ हो सकते हैं। अब उपाय कैसे होगा अलग विषय वस्तु है। आशा करते हैं कि यह विषय वस्तु आप लोगों को बहुत से समझ में आया होगा। तो गुरुजी अब उपाय भी इसके साथ में होने चाहिए कक्षा में। जी जी बिल्कुल।